Okay. So today we are starting with evolution. ठीक है. इवोल्यूशन से आप यार क्या समझ रहे हो कि मतलब कोई चीज इवॉल्व हुई है या फिर वो टाइम के साथ बदली है. तो यहाँ पे हम ये बात नहीं करेंगे इस चैप्टर में कि कौन सी चीज टाइम के साथ कैसे बदली है. सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में पता है क्या जानना चाहते हैं कि यार कोई चीज तो बदलेगी, तब पहले हम ये जानते हैं कि वो चीज इस दुनिया में आई कैसे है, हमारे यहाँ पे ये लाइफ कैसे आई है, कैसे ओरिजिनेट हुई है. इस चैप्टर में सबसे पहले तो वो है. फिर उस लाइफ से आगे कैसे कौन कैसे प्रोग्रेस किया है, कौन से गुड गुड इवनिंग बेटा, उसके आगे वो कैसे चेंजेस आए हैं, वो कैसे इवॉल्व किए हैं अपने आप को, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किए हैं, वो अपन इस चैप्टर में देखने वाले हैं. ठीक है. तो इवोल्यूशन की अगर मैं आपको डेफिनेशन बोलूं, तो इवोल्यूशन की सिंपल से अगर डेफिनेशन बोलो तो ये एक प्रोसेस है. क्या है बेटा? प्रोसेस दैट रिजल्ट, राइटिंग दिख रही है सबको सही? Yes, ma'am. Inheritable changes in population spread over many generation. जनरेशन से जनरेशन क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम बात करने वाले हैं. ठीक है. जिसकी वजह से लीडिंग टू डाइवर्सिटी ऑन अर्थ. ठीक है. चलो अब हम सबसे पहले देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ. यार ये सारी बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये जो लाइफ है ये खुद आई कहाँ से है, इसका ओरिजिन क्या है लाइफ का. ठीक है. तो सबसे पहले बोला जाता है कि यार आपको पता है ये जो अपना यूनिवर्स है वो कितना साल पुराना होगा, किसी को आइडिया? 20 बिलियन ईयर ओल्ड. कितना? 20 बिलियन साल पुराना है. और आपको पता है इस यूनिवर्स के अंदर ही सारी चीजें चलती हैं, अलग अलग गैलेक्सी है. अपनी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके अंदर अपने सारे प्लैनेट्स हैं, जिसके अंदर एक प्लैनेट में अपना एक अर्थ है ना. तो ये जो होल यूनिवर्स है वो है 20 बिलियन साल पुराना. ठीक है. काफी सारी थ्योरीज आई थी जिसके अंदर यूनिवर्स में हम बात करें, हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर लाइफ कैसे आई, कैसे अलग अलग चीजें ओरिजिनेट हुई, वो हम देखते हैं. आपने कभी सुना होगा बिग बैंग थ्योरी? सुना है? Yes, ma'am. वो अपना Yes, जो यूनिवर्स है ना बेटा, वो कैसे आया उसके बारे में बताती है ये बिग बैंग थ्योरी. ठीक है. किसका? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. कि यार ये यूनिवर्स जो इतना बड़ा है ये कैसे आया था. यूनिवर्स हमारा आया था बिग बैंग थ्योरी. मतलब बोली जाती है इस थ्योरी में बेसिकली क्या है कि खतरनाक वाला एक्सप्लोजन हुआ, इतना खतरनाक एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से ये हमारा पूरा यूनिवर्स बन गया. उस एक्सप्लोजन में क्या हुआ, बहुत सारा आग वगैरह निकला, आप ऐसे मानो. फिर उसका टेम्परेचर क्या था, उससे बहुत बढ़ गया था. धीरे धीरे टाइम के साथ टेम्परेचर कम हुआ. ठीक है. टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम होने के साथ साथ गैसेस थी वो कंडेंस होना शुरू हुई. साथ ही साथ हमारे हाइड्रोजन गैस बनी उस वक्त, हीलियम गैस बनी, जिसकी वजह से ये जो गैसेस मिलके बनी, इन्होंने क्या बनाई, हमारे गैलेक्सीज बनाई. और फिर गैलेक्सीज में हमारे आता है एक अर्थ. समझ पड़ी आपको बात? yes, ma'am. कंडेंस, ये चलो इसको ऐसे लिखते हैं, ह्यूज सिंगल एक्सप्लोजन. ठीक है. एक सिंगल बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसके अंदर यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ था. टेम्परेचर उसमें क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था. साथ ही साथ मैं बोलूं गैस का क्या हुआ था, कंडेंसेशन ऑफ गैसेस. गैसेस क्या होना शुरू हुई थी ना, कंडेंस होना शुरू हुई थी. जिसकी वजह से कौन सी गैस बनी थी सबसे पहले? हाइड्रोजन एंड हीलियम. कौन सी? हाइड्रोजन एंड हीलियम. जिसकी वजह से लीड टू फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज. क्या? गैलेक्सीज जो हमारी, जैसे हमारी कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी. अब अगर मैं आपसे बात करूं, कोई मुझे बता सकता है अपना, जिससे मैंने देखो यहाँ पे बता दिया यूनिवर्स है 20 बिलियन साल पुराना, अर्थ कितने साल पुराना है? 4.5 billion years. 4.5 billion years. वेरी गुड. तो पहले यूनिवर्स बना, फिर हमारी अर्थ बनी. ठीक है. यार आपने ना
कभी सुना है ऐसे करके कि अपन बहुत ऐसे एक दुनिया में रहते हैं जहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, कोई गॉड एक होता है, यूनिवर्स में हमारे भगवान होते हैं, आप यूनिवर्स से अपनी इच्छाएं मांगो वो पूरी हो जाती है। कभी सोचा आपने इस दुनिया के बारे में? किसी ने नहीं सोचा कि यार ये नहीं नहीं। यूनिवर्स क्या होता है? कभी आपके साथ एक इवेंट हुआ है? चलो अच्छा मुझे ये बताओ, आपके साथ कभी इवेंट हुआ है कि आप बैठे हो और आपको लगा यार ये तो पहले हो चुका है? यस हाँ, मैम, ये तो हुआ है। Yes, ma'am. होता है। और आप बोलते हो यार ये भी हो चुका है, और ये तो बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? जानने की कोशिश की कभी कि ये क्यों होता है? मैम एक बार टीवी में शो आ रहा था, उसने बताया था, मैं भूल गया। क्या? मैम पता नहीं, मैं भूल गया अब क्या था तो। अच्छा, तो कभी सोचना इस पे, यह बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये कैसे काम करती है। आपको पता है आपकी बॉडी जो है ना वो स्टेबल नहीं है। मतलब आपको जो दिख रहा है ना ये कि आपकी स्किन है, ये सब ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, सब कुछ मूव कर रहा है। बस आपके और मेरे अपन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेबल है। बाकी अगर यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में देखा जाए, हम सब एक एटम है। आप एक एटम हो, मैं एक एटम हूँ। मैं कंटिन्यूअसली एक एनर्जी जनरेट कर रही हूँ, तो मेरा एक ऑरा क्रिएट हो रहा है। आपको पता है मेरे थॉट्स ना, इंसान को नहीं, आपको बोला जाता अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा, है ना? तो ये थोड़ी चीजें मैं आपको ऐसे बताऊंगी। अभी पहले से पढ़ते हैं, नहीं तो आप फिर बिल्कुल पढ़ना छोड़ दोगे। अभी पहले अपन ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है? थोड़ा डीप में चले जाएंगे अपन, ठीक है? तो अभी देखो जो अर्थ है वो है अपना 4 बिलियन ईयर ओल्ड है, ठीक है? जिसके अंदर अब अर्थ आई है तो लाइफ भी आई होगी। लाइफ कितने साल पहले आई थी? ये जो हुआ ना 4.5 बिलियन, इसके 500 मिलियन ईयर बाद, मिलियन ईयर आफ्टर, ठीक है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। समझ पड़ी आपको बात? Yes, हेलो? ma'am. हाँ, तो यार कैसे, ये कैसे आई, किसने ये जो लाइफ थी ये कैसे आई? देखो, एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये स्पेशल क्रिएशन आपके हिसाब से आपको क्या लगता है इस दुनिया में ये लाइफ कैसे आई है, हम कैसे आए हैं? आपको लगता है भगवान ने बनाया है? तो ये थ्योरी यही कहती थी यार ये जो लाइफ आई है ना ये भगवान ने बनाई है। पर फिर कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला यार ऐसे कैसे भगवान ने बनाया है, वो ये मान नहीं रहे थे। उन्होंने फिर एक नई थ्योरी दी जिसका नाम था, जो एक थ्योरी आई जिसका नाम था थ्योरी ऑफ कॉस्मिक पैंसपर्मिया, ठीक है? अब ये थ्योरी थोड़ी सी अलग थी। इसके अंदर पता है क्या बोला गया कि ये जो लाइफ है ये किससे आई है? स्पोर्स से आई है। छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स को ही कहा जाता है पेंसपर्मिया, ठीक है? यहां से लाइफ ओरिजिनेट हुई है। और ये स्पोर्स कहां से आए हैं? आउटर स्पेस से, कोई दूसरे स्पेस से आए हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये स्पोर्स कन्वर्ट हो गए हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कन्वर्ट हो गए। इस थ्योरी का ये मानना था। पर फिर वापस एक और थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है? अब इस थ्योरी में क्या था कि ये जो लाइफ है ये किससे आई है? डेड एंड डिकेइंग, जो सड़े हुए गले हुए, डिकेइंग एंड रॉटन मटेरियल होते ना, सड़े हुए, ये वहां पे पड़े हुए थे। जैसे कि लाइक मैं बात करूं मड, स्ट्रॉ, ये सड़ी हुई जो चीजें पड़ी थी, इससे हमारी लाइफ आई है, ठीक है? बट जो लुइस पास्चर थे उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। क्या कर दिया था? वो बोले नहीं, हम सड़ी गली चीजों से तो नहीं आए हैं। तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बोला, उन्होंने एक नई थ्योरी दी जिसका नाम है, कोई मुझे बताएगा? बायोजेनेसिस। क्या थ्योरी दी? बायोजेनेसिस। समझे? तो इस बायोजेनेसिस का मतलब क्या था, कोई मुझे बता सकता है? इसका मतलब था बायोजेनेसिस का कि जो लाइफ है ना, लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। कि मतलब जो भी आपको कोई ऑर्गेनिज्म दिख रहा है
वो पहले किसी और ऑर्गेनिज्म से आया, उन्होंने तो ऐसा कह दिया कि जो भी चीज है वो कहीं ना कहीं किसी कोई पहले कोई लाइफ रही होगी, उसकी वजह से दूसरी लाइफ आई है, इनका ये मानना था लुईस पास्चर का। ठीक है, तो ये थ्योरी हो गई। फिर भैया और थ्योरी आई, जैसे कि अब जो थ्योरी आ रही थी नेक्स्ट, वो थी थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन, इसके अंदर थोड़ी सी केमिकल वाली बात है, और इसको एक और कहते हैं ओपेरन हेल्डन थ्योरी। क्या कहते हैं? ओपेरन हेल्डन थ्योरी। ये क्या कहती थी कि ये जो लाइफ है, ये प्री एग्जिस्टिंग जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना, वहां से आया है। प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग, लिविंग नहीं। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग लाइफ से आई थी, बायोजेनेसिस है ना। ये आई है प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग से। किससे? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। किससे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब ये प्री एग्जिस्टिंग नॉन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब से मिलके कुछ इसमें प्रोसेस हुए, कुछ चेंजेस हुए कि हमारी ये लाइफ आ गई है। ठीक है, इसके अंदर क्या हुए थे बेटा? इसके अंदर केमिकल इवोल्यूशन हुआ। क्या हुआ? इसके अंदर केमिकल चेंजेस हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई आरएनए में, प्रोटीन में, और एक नया एक ऑर्गेनिज्म बन गया। ओपेरन हेल्डन का ऐसा मानना था। ठीक है, अब इसके साथ मैम। साथ केमिकल इवोल्यूशन मतलब हो रहा था, जैसे लेट से आरएनए है, प्रोटीन है, इसके अंदर केमिकल इवोल्यूशन हो रहा है। तो ये केमिकल इवोल्यूशन जो हो रहा था, केमिकल चेंजेस जो हो रहे थे, वो काफी ज्यादा फेवर हुए, मतलब अच्छे से और हो पाए। क्यों? आप बोलते हैं ना, कोई भी रिएक्शन होने के लिए क्या होना जरूरी है? एक कैटलिस्ट का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था, वो कर रहा था वेरी हाई टेम्परेचर। लेट से उस वक्त बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रेजेंट था, 800 डिग्री सेल्सियस, है ना। वॉल्केनिक स्टॉर्म्स प्रेजेंट थे, वॉल्केनो लगातार फट रहे थे, है ना। तो इसकी वजह से केमिकल इवोल्यूशन और ज्यादा फेवर होता गया, होता गया। ठीक है, और इस एनवायरनमेंट के अंदर ना बेटा और कुछ गैसेस प्रेजेंट थी। ठीक है, जैसे कि CH4, NH3, वाटर वेपर, ये सब प्रेजेंट थे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ये सारी कंडीशंस ने केमिकल इवोल्यूशन को क्या किया? फेवर किया। क्या किया? फेवर किया। समझ पड़ा यहाँ तक कंसेप्ट? तो ना, ये सिर्फ बोला नहीं गया। Yes, ma'am. खैर मतलब देखो, आरएनए में केमिकल इवोल्यूशन को, केमिकल इवोल्यूशन होता है, टेम्परेचर हाई था, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स हो रहे थे, मीथेन प्रेजेंट था, NH3 प्रेजेंट था, वाटर वेपर प्रेजेंट थे, तो इसकी वजह से ये बना गया। इसको ना एक्सपेरिमेंट लैब में भी करके देखा गया। ठीक है, जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एसिल मिलर। क्या नाम था? एसिल मिलर। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1953 में। किसने? 1953। इनके एक स्टूडेंट भी थे, उसका नाम यूरे। क्या नाम था? यूरे। इन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था लैब में, और इन्होंने एकदम ये जो सेम कंडीशन है ना, ये वाली, ये बना दी थी लेबोरेटरी में, और कंफर्म किया था इस एक्सपेरिमेंट से। एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये कंफर्म किया था कि हाँ भाई, ये वाली जो थ्योरी है ना, ये काफी हद तक एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो देखो एक सेकेंड। एक तो मैं आज तक इसलिए कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरा चश्मा मेरी आंखों के लिए है या फिर मेरे सर के लिए।
दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. तो ये एक्सपेरिमेंट है। अभी मैंने आपको बताया, देखो कुछ गैसेस का नाम बोली थी मैं, CH4, NH3, H2O, ये सब मैं बोली थी ना आपको। तो इन्होंने ये कंडीशन यहाँ पे क्या बनाई, लैब में बनाई। ठीक है, इन्होंने जो नेचुरल एनवायरनमेंट में हो रहा था वो इन्होंने ये ट्यूब व्यूब में बना दिया। देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बॉइलिंग वाटर लिया जिसकी वजह से टेम्परेचर उन्होंने बढ़िया खासा रेज कर दिया, जैसे वहां पे टेम्परेचर ज्यादा था। ठीक है, टेम्परेचर रेज किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स की मदद से इन्होंने क्या पास ऑन की, इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी है ना। इन्होंने टेम्परेचर रेज किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की। जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, तो एक डिस्चार्ज, बहुत बड़ा ऐसे डिस्चार्ज हुआ, स्पार्क वो बोलते हैं ना, कुछ हिंदी में वर्ड कहते हैं स्पार्क को, तिरंग, उससे रिलेटेड कुछ समझो है ना, वो हुआ। और देखो यहाँ पे गैसेस बनी, CH4, NH3, H2O, और जो धीरे धीरे कंडेंस होके, कूल डाउन होके होके नीचे आती गई, और वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो गया। ये देखो, यही पे मैंने आपको बताया ये सारी चीजें, देखो वेरी हाई टेम्परेचर, ये यही सब मैंने आपको बताया। Yes, ma'am. तो इन्होंने क्लियरली क्या किया कि जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है ना, या फिर ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो हमारे वहां पे कैसे आता है नेचुरल एनवायरनमेंट में, यूवी रेडिएशन, वहां पे आग नहीं लगाते, वहां पे हमारे सन था अच्छा खासा, है ना। तो ये सब मिलके हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना देते थे। ये हमारे गैसेस क्या है बेसिकली, आगे जाके क्या बनाती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारे कंपाउंड्स में देखा जाता है ना, मीथेन होता है, कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन के होते हैं, है ना। और गैसेस के मिक्सचर, आपसे रेशो पाया वो पूछा जा सकता है कि आप रेशो बताओ। इन्होंने पाया कि ये किस रेशियो में प्रेजेंट थे, 2:1:2, 2:1:2 के रेशियो में ये इनको इस एक्सपेरिमेंट में मिले थे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. मैम इसमें बाकी भी तो एलिमेंट डाले थे ना, जैसे कि H2O, उसका क्या हुआ? ये H2O डाला नहीं, H2O डाला नहीं था। ठीक है, सबसे पहले ये जो पानी था ना, इसको गर्म किया था। ठीक है, तो गर्म होने की वजह से क्या हुआ, ऊपर उठना शुरू हुआ, वाटर वेपर जिसे बोल सकते हैं, वो उठना शुरू हुए। अब उसी वाटर वेपर में, जैसे अपना एनवायरमेंट है, इसको आप ऐसे एनवायरमेंट से रिलेट करो। पानी है, हमारे तालाब पड़ा है, बहुत तेज सूरज की रोशनी पड़ रही है, बहुत तेज सूरज की रोशनी, विच इज जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड का काम कर रही है। अब बहुत तेज वाटर वेपर उठ रहे हैं ना, आपने देखा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, ज्यादा धूप की वजह से वो पानी ऊपर उठता है ना। अब वो एक स्पार्क हो रहा है जिसकी वजह से वो नई गैसेस बना रहे हैं, जैसे CH4, NH3, H2O। अब जो H2O है वो तो पानी है, तो वो पानी बेटा सेटल डाउन हो जाता था नीचे, क्योंकि पानी को तो नीचे ही आना पड़ेगा। बाकी ये जो गैसेस थी, इन्होंने हमारे बना दिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पाए जाते हैं। जैसे स्टोन ले लो, उसके अंदर भी हमारे को काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रेशियो और मिक्सचर मिल जाता है। ठीक है, यस मैम। समझ पड़ा बात? यस मैम। आगे बढ़े फिर। यस मैम। चलो, अब मैं बात करती हूँ ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल। अभी तक हमने लाइफ फॉर्म के बारे में बात करी, अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी कि लाइफ का जो सेल था, सेल जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, वो कैसे ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, तो मैं बोलूंगी सबसे पहले जो नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म के, पहले उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉन सेल्यूलर, फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म आज से मिली थी 3 बिलियन ईयर अगो। कब? 3 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, इसके अंदर नॉन सेल्यूलर में कौन कौन से आ गए हमारे, RNA, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड। समझ पड़ रही है बात? यस मैम। ठीक है, और ये आगे जाके जैसे रेप्लिकेट करते थे और मॉलिक्यूल बना देते थे। क्या बना देते थे? मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हो गया नॉन सेल्यूलर के बारे में। अब मैं बात करूं
फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ फॉर्म कब आई? ठीक है, वो आई 2000 मिलियन ईयर अगो, 2000 मिलियन ईयर अगो। समझ पड़ी बात? और अगर मैं आपसे बोलूं पहला लाइफ फॉर्म कहाँ पाया गया था सेल्यूलर, तो वो पाया गया था वाटर एक्वेटिक में। एनवायरनमेंट में। कहाँ पे? एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, पानी में पाया गया था। और ये था सिंगल सेल। कैसा था? सिंगल सेल। समझ पड़ गई बात? यस मैम। ठीक है। अब आपको ए बायोजेनेसिस से क्या समझ आता है? एक टर्म आता है ए बायोजेनेसिस, कोई मुझे बता सकता है? नॉन लिविंग थिंग को बोलते हैं। ए बायोजेनेसिस नॉन लिविंग थिंग को नहीं बोलते। हमारा जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म जो अरोज हुआ है, अरोज फ्रॉम नॉन लिविंग, ये बोल सकते हैं हम कि हमारा जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म आया था वो धीरे धीरे उसमें इवोल्यूशनरी चेंजेस आए थे नॉन लिविंग चीज के अंदर। कोई भी नॉन लिविंग मॉलिक्यूल है उसके अंदर इवोल्यूशनरी फोर्सेस लगे, इवोल्यूशनरी चेंजेस आए, है ना? और उन्होंने क्या किया, हमारा फर्स्ट लाइफ फॉर्म दिया। और इसी चीज को हम टर्म को एक्सप्लेन करते हैं ए बायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ए बायोजेनेसिस। एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय मैनी साइंटिस्ट। काफी साइंटिस्ट इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। समझ पड़ी बात? Yes, ma'am. हाँ के ना? समझ पड़ा? यस Yes, मैम। ma'am. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नो मैम। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब आपको पता पड़ चुका है, देखो बच्चा पार्टी, कि यार हमारा ना लाइफ आया कैसे है। अब अगर लाइफ आ गया है तो उसके अंदर इवोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। इवोल्यूशन कैसे हो रहा है वो अब हम देखने वाले हैं। पहले ये देख लो अभी तक हमने क्या पढ़ा है। अभी तक हमने कहानी कहाँ से शुरू करी थी? इवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। उसके अंदर हमारे क्या क्या थ्योरी आई थी। यूनिवर्स आया पहले, फिर उसके बाद हमारी अर्थ आई, अर्थ के बाद हमारी लाइफ आई। लाइफ कैसे आई उसके लिए अलग अलग थ्योरी थी। पहले स्पेशल क्रिएशन, फिर पेंस्पर्मिया, फिर स्पॉन्टेनियस जनरेशन, फिर बायोजेनेसिस, फिर हमारी केमिकल ओपेरन हेल्डन थ्योरी। ठीक है, बस अभी तक हमने ये किया है। फिर हमारा लाइफ आ गई, तो फर्स्ट लाइफ सेल्यूलर कब आई थी और नॉन सेल्यूलर कब आई थी, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये इवॉल्व कैसे हो रही है, चेंजेस कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का कोई मेरे को डेफिनेशन बोलेगा अगर मैं लिखना चाहूं तो? सेवरल जनरेशन, एक जनरेशन में कभी भी चेंजेस नहीं आते। तो देखो क्या है, जेनेटिक चेंजेस जो काफी सारी जनरेशन में चलते आ रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते आ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इज दैट क्लियर? हेलो? Yes, ma'am. तो जैसे कि इसके अंदर, क्योंकि ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है, जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। मैंने आपको चैप्टर वो जब पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट होता है तभी आ पाती है। तो कंटिन्यूसली रेप्लिकेशन हो रहा है, उसकी वजह से हमारा पूरा इवोल्यूशन होता है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ना देखो कुछ स्टेप्स हैं जिसके अंदर ये पूरा प्रोसेस हुआ था। जैसे एक होता है कोआ कर्वेट्स। अभी मैं आपको बताऊंगी इसको क्या होता है। ये कोआ कर्वेट्स बना था सबसे पहले, ठीक है। फिर बना था प्रोटो, किसी को पता है क्या क्या होता है ये? फिर बने थे हमारे प्रोटोबायंट्स, फिर आया था हमारा प्रोकैरियोट्स, और फिर आए थे हमारे
यूकैरियोट्स। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस चला है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स से तो आप काफी हद तक वाकिफ हो, पर मैं आपको एक बार फिर बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कोआ करवेट्स क्या होते हैं। ठीक है, किसी को थोड़ा सा भी आइडिया? नो मैम। ये जो एग्रीगेट होता है, एक्चुअली इकट्ठे हुए हुए स्ट्रक्चर होता है ऑफ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, ठीक है, ये वो होते हैं बायोमोलिक्यूल्स जिसके अराउंड क्या प्रेजेंट होता है? वाटर। वाटर लगा हुआ होता है, सराउंडेड बाय फिल्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या? कोआ कर्वेट्स। क्या बोलते हैं? कोआ कर्वेट्स। ठीक है, इसके ऊपर कोई डेफिनेट, इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। दे लैक डेफिनेट मेम्ब्रेन। इनका कोई पर्टिकुलर मेम्ब्रेन नहीं है जिससे इनको डिफाइन किए जाए, बट इसके अंदर कोई ना कोई जो हमारा लाइफ है उसके कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, बट कंटेन सम लाइफ लाइक कैरेक्टर। भले इनका कुछ अस्तित्व नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो इसमें लाइफ जैसा प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर मैं आपसे बात करूं, एक होते हैं माइक्रोस्पोर्स। क्या होते हैं माइक्रोस्पोर्स? किसी को आइडिया? मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन लिविंग कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि डबल लेयर होते हैं। कैसे होते हैं? डबल लेयर। लास्ट वाले के पास हमारे लेयर नहीं था, इसके पास क्या है? डबल लेयर। ठीक है, और कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड बाय प्रोटीनोइड्स। प्रोटीन के एक स्ट्रक्चर होता है, बस इतना याद रखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो। ठीक है, समझ पड़ा? Yes, ma'am. फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कब किससे ओरिजिनेट हुआ था? मतलब कौन सा एनवायरमेंट था? ऑक्सीजन वाला एनवायरमेंट था या ऑक्सीजन फ्री एनवायरमेंट था? किसी को आइडिया? ऑक्सीजन फ्री। वेरी गुड। जो फर्स्ट एनवायरमेंट था ना बेटा, वो था हमारा ऑक्सीजन फ्री। कैसा था? ऑक्सीजन फ्री, यानी कि रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था। इसके अंदर हमारा फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म था वो ओरिजिनेट हुआ था। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आए थे उनको हम क्या बोलेंगे? एनेरोब्स। आपने पढ़ा होगा 11th में, जो ऑर्गेनिज्म विदाउट ऑक्सीजन सप्लाई में भी जिंदा रहते हैं उनको हम एनेरोब्स बोलते हैं, और जो ऑक्सीजन में जिंदा रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? एरोबिक। क्या बोलते हैं? एरोबिक। बेटा ये तो बिल्कुल हमारे सेकंड चैप्टर 11th का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं कि ये मैं आपको बताती हूँ, जो ऑर्गेनिज्म, चलो छोड़ो ये भी आएगा। देखो, तो जो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह पाते हैं, उनको हम बोलते हैं एनारोब्स। ठीक है, एबल टू रिस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ये एनारोब्स को हम ये भी बोल सकते हैं, ये हीट्रोट्रॉप्स होते हैं। हीट्रोट्रॉप्स बोले तो जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। समझ पड़ी बात? यस मैम। Yes, ma'am. अब ये जो एनारोब्स थे, ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हुए हमारे? ये कन्वर्ट हुए हमारे एरोब्स में। एरोब्स बोले तो एबल टू रिस्पायर इन
ऑक्सीजन, जिसको मतलब जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। फर्स्ट हमारे आए थे ऑक्सीजन फ्री में, ऑक्सीजन फ्री बोले तो एनारोब्स से, एनारोब्स कन्वर्ट हो गए धीरे धीरे एरोब्स के अंदर। ठीक है, तो अब ये जो एरोब्स है, ठीक है, पहले ना बात करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हमारे कौन से थे, प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स मतलब बहुत प्रीवियस, बहुत पुराने जो ऑर्गेनिज्म थे ना, जिसके अंदर बहुत सिंपल स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे और उनमें कोई भी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थे, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छा था, ना सारे सेल ऑर्गेनेली उसके अंदर प्रेजेंट थे, दे आर प्रोकैरियोट्स। फिर प्रोकैरियोट्स कैसे धीरे से इवॉल्व हुए और वो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, कोई मुझे बताएगा? यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में। और आज आप जो देख रहे हो मोस्टली आपके इर्द गिर्द सब यूकैरियोट हैं। वो है हमारे प्रोकैरियोट्स। और इनको कन्वर्ट होने में ना बहुत सारे एजेस लगे, बहुत सारी सदियां लगी। ऐसा नहीं कि कल ही तो मैम प्रोकैरियोट देखा था, मैंने बगल में जा रहा था तो मैंने उसको बोला कि तू कल ना पैदा होके यूकैरियोट बन जा, ऐसा नहीं है, है ना, बहुत सदियां लगी ये सारा प्रोसेस होने में। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म किसमें आया सबसे पहले, एनारोब था। एनारोब विन कन्वर्टेड इनटू एरोब, और एरोब कन्वर्ट हुए प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स कन्वर्ट हुए हमारे यूकैरियोट्स में। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। No, ma'am. नहीं है, ठीक है। फिर हमारे एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन। क्या नाम था? चार्ल्स डार्विन। सुना है किसी ने नाम? उनको ना यार घूमने का बहुत शौक था। आप ये जो चैप्टर पढ़ोगे ना, इस चैप्टर में इनका बार बार नाम है। सब कुछ जो भी चल रहा है वो सिर्फ डार्विन की वजह से चल रहा है, कुछ नहीं। ये शहर करने निकल चुके थे और इन्होंने इतनी सारी चीजें देखी दुनिया में, इतनी सारी चीजें देखी कि इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दे दी, बहुत सारे हमें दे दिया, जिसके ऊपर ही पूरा चैप्टर बना हुआ है। किसके ऊपर? चार्ल्स डार्विन के ऊपर। ठीक है, एक सी वॉयज पे निकले थे वो, सी पे थे, ठीक है, शिप पे थे। तो उन्होंने शिप का भी अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए, HMS बेलिन। HMS बीकल इनकी शिप का नाम था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कंक्लूड किया बेटा, इन्होंने कंक्लूड किया कि अभी जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म है, जो आप देख पा रहे हो अभी, वो कहीं ना कहीं आपस में सब रिलेटेड है। और आपस में छोड़ो, वो जो स्पीशीज, जो लाइफ फॉर्म रही नहीं है इस धरती पे, ये उनसे भी रिलेटेड है। हम सब आपस में तो रिलेटेड है ही है, हम जिंदा है तब भी, पर जो जिंदा नहीं है, जो लाइफ फॉर्म रही भी नहीं है इस धरती पे, वो भी आपस में इंटरकनेक्टेड है। इज दैट क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। आप देखोगे कैसे, अभी ना आगे चल के मैं आपको पूरा पैटर्न बनाऊंगी कि डायनासोर्स जो है वो आज की कौन सी स्पीशीज से रिलेट करते हैं। बहुत सारे डायनासोर्स के अलग अलग हैं। क्रोकोडाइल किससे रिलेट करते हैं, जो खत्म हो चुके हैं। तो पूरे ट्री है, अगर आपने इवोल्यूशन वाला चैप्टर खोल के देखा हो तो। Yes, ma'am. यस मैम है। Share similarities among themselves as well as with the life form that existed million of years ago. Is that clear? Yes, ma'am. यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, अब बात ये है, मेरे को प्रूफ चाहिए, मैं बिना प्रूफ के तो बात ही नहीं करती। ठीक है, तो ये कि इवोल्यूशन आपने बोल दिया कि मैम हम आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है, हम तो जिंदा है, चलो मान लेते हैं, पर हम उनसे रिलेटेड है जो इस धरती पे है ही नहीं, कैसे? मुझे तो प्रूफ चाहिए। तो कुछ जो प्रूफ थे मैं उन्हीं के बारे में बात करने जा रही हूँ। कोई मुझे बता सकता है क्या क्या प्रूफ होंगे, उनको क्या बोलते हैं? आपने नाम सुना है? फॉसिल। पैलेंसियोलॉजी स्टडी बोलते हैं। हाँ बेटा,
इसको बोलते हैं पैलेंसियोलॉजी को स्टडी ऑफ फॉसिल। ठीक है, फॉसिल जो आप देखते होंगे कि जैसे हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स है, सेडिमेंट्री लेयर है, जैसे क्या हुआ देखो मैं आपको बताती हूँ कि आज यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई भी भूकंप आया, कुछ भी हुआ तो वो ऑर्गेनिज्म वहीं दब गया, फिर वापस से कुछ आ रहा है तो उसके ऊपर एक और लेयर बन गई, फिर वापस से कुछ हुआ चेंजेस नेचर में, एक और उसके ऊपर लेयर बन गई, फिर वापस नेचर में चेंजेस हुआ, फिर और। तो आप देखते हो कब की कभी कभार बहुत गहरी खुदाई में कभी अजीब और जगह है ना, बहुत स्कल्स निकल के आते हैं। तो वो स्कल्स को जब स्टडी किया जाता है तो बोलते हैं कि यार ये तो इतनी शताब्दी पुराने हैं, तो वो फॉसिल्स होते हैं। जो जिंदा जो ऑर्गेनिज्म उस वक्त थे, जो दफन हो गए थे कुछ भी होने की वजह से, और हर एक सेडिमेंट्री रॉक बनता जा रहा था टाइम के साथ। तो उनकी स्टडी भी की जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स की, ये इस वक्त था, ये इस वक्त था, इतनी लेयर है, तो मतलब ये कितने साल पुराना है, और ये आज के इस ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता है, मतलब इन्होंने आपस में कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक शेयर किए हैं और ये इवॉल्व हुए हैं। समझ पड़ी बात? Yes, ma'am. इन डिफरेंट सेडिमेंट्री मैंने अभी आपको बताया, सेडिमेंट्री लेयर्स अलग अलग लेयर्स में प्रेजेंट है, इंडिकेटिंग द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। तो सिर्फ हम इससे यही नहीं पता लगा सकते, हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वो कितने टाइम पहले एग्जिस्ट करते थे और उनका क्या सीन था, कितने साल वो पुराने हैं। इज दैट क्लियर? Yes, इसी ma'am. से एक और टाइम मैं आपको बोलूं, एक होता है जियोलॉजिकल टाइम। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज जियोलॉजिकल टाइम? जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर क्या करते हैं, हम इवोल्यूशन को रखते हैं कि मतलब ये फॉसिल है, ये इतना पुराना है, ये फॉसिल है, ये इतना पुराना है, और फिर उनको हम डिवाइड कर देते हैं। आपने नाम सुना होगा एरा, पीरियड, इपोक, नाम सुना है, ये इतने एरा की बात है, ये इस पीरियड की बात है। तो हमें अलग अलग फॉसिल मिलते जा रहे थे, तो उसके बेसिस पे ये इतना पुराना है, तो ये एक एरा हमारा था, फिर पीरियड्स आए, फिर इपोक्स आए, ऐसी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, मैम आइस एज भी होता है ना? हाँ, ये आईसी के अंदर आता है, अलग अलग है ना पीरियड इपॉक के अंदर, कि वो कौन सा एज था। अब जैसे आइस एज आपने मूवी देखी होगी, उसके अंदर भी देखा होगा कि वो बहुत तेज आइस वगैरह आती है तो वो गिरते हैं, तो काफी सारे जो छोटे 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 से होते हैं वो दबते जाते हैं, है ना, तो वो दब गए तो यस दब गए, मैम। तो वो एक फॉसिल बन चुके हैं। अगर आज हम वहां पे जाके देखें तो वो हमें मिलेंगे। ठीक है, वो उसके ऊपर उसके बाद बहुत सारे फॉसिल आए हैं, बहुत सारी सेडिमेंट्री लेयर आई है, तो हम उनको निकालेंगे तो हम पता लगा सकते हैं कितने साल पुरानी बात है। ठीक है, यस मैम। फिर आते हैं हमारे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। क्या होता होगा आपके हिसाब से एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये दिया था हमारे अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। कोई बताएगा क्या होता होगा? एम्ब्रियोलॉजिकल, थोड़ा सा दिमाग लाओ। एम्ब्रियो मतलब छोटा फॉर्म, एम्ब्रियो वाला फॉर्म। तो इन्होंने अर्नेस्ट हैकल ने क्या बोला था कि कुछ स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में, जब वो एम्ब्रियो होते हैं, वो सारे वर्टिब्रेट्स में कॉमन है। जिससे गिल स्लिट्स है, वो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रियो स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, इवन ह्यूमन बींग्स में भी। बट फंक्शनल सिर्फ फिश में होते हैं, बाकी किसी में भी ये फंक्शनल नहीं होते हैं। समझे बात? यस मैम। ही ऑब्जर्व, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि दैट स्ट्रक्चर कॉमन इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, और वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स लाइक
या फिर मैं बोलूँ एग्जाम्पल, गिल स्लिट आर प्रेजेंट इन ऑल, ठीक है, सब में प्रेजेंट होते हैं इन ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, बट फंक्शनल इन सम, किसी किसी में ये फंक्शनल होते हैं, जैसे कि ये फिश के अंदर फंक्शनल होते हैं और बाकी किसी के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। यस मैम। ये थ्योरी अर्न कर्ल अर्नेस्ट, ठीक है, वोन बेयर थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने बोला ऐसा नहीं होता है, आप तो कुछ भी बोले जा रहे हो, हम आपको बोलने का मौका दे रहे हैं तो, है ना, ऐसा नहीं होता है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ये समझ पड़ी बात, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैम वो थ्योरी तो पर सही है ना। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और देखो अब मैं आपको ना एक चीज बताती हूँ, काफी ऐसी थ्योरीज है जो काफी साइंटिस्ट मानते थे और काफी साइंटिस्ट नहीं मानते थे। ये ना एक बात हो चुकी है मान्यता की, कि मैं ये चीज मान रही हूँ और आप ये चीज नहीं मान रहे हो। और मैं सच्ची बताऊं तो अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म आई कैसे है। ये सबकी ना अलग अलग हमने ना स्टडी की है कि ये ऐसे ऐसे हुआ है, इन्होंने ऐसे कहा है, बट एग्जैक्ट स्टडी जो प्रूव करे कि ऐसा सच में हुआ है, अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं। ये सब ने अपना अपना ज्ञान दिया था कि आप अपना कुछ एविडेंस ले आओ, मैं कुछ एविडेंस ले आऊं। जैसे मैं ना शुरू करने से पहले ये यहीं तक था, ठीक है, आज का लेक्चर।